प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 में विषय गणित में कक्षाएं नंबर 5 जिसमें यूक्लिड की अवधारणाएं हैं। इसमें ये ज्यामिति यानी रेखागणित की प्रश्नावलियां शुरू हो रही है, जिसमें सबसे पहले रेखाओं के द्वारा मापन रेखागणित कहलाती है, यानी रेखाओं के द्वारा गणना करना रेखागणित है। तो रेखा कहाँ से शुरू होती है और किस प्रकार है इसका पृष्ठभाग है, जहाँ से सबसे पहले रेखा शुरू होने में बिंदु शब्द आता है। बिंदु के बाद रेखा की शुरुआत होती है। बिना बिंदु के कोई रेखा गणित का भी निर्माण नहीं हो सकता। बिंदु, सबसे पहले बिंदु की परिभाषा। बिंदु पेंसिल की नोक से बना वह चिन्ह है जिसकी कोई आकृति नहीं होती, कोई आकार नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, कोई क्षेत्रफल नहीं होता, बिंदु कहलाता है। यानी पेंसिल की नोक से बना वह चिन्ह जिसकी कोई आकृति नहीं होती, कोई स्थान नहीं घेरता, कोई क्षेत्रफल नहीं होता, बिंदु कहलाता है। बिंदु का नामकरण कुछ बीजीय व्यंजकों के द्वारा होता है, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु से। इस प्रकार ये बिंदु का नामकरण संकेतक होता है कि अगर इस एक को उठा लेते हैं हम इसको बिंदु नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता नहीं वह कौन सा बिंदु है, किस नाम से इसको जाना जाए। इसलिए बिंदु के लिए किसी वर्णमाला के जो अंक है, वर्ण जो है, उसके द्वारा उसका नामकरण किया जाता है। तो इन बिंदुओं के नामकरण से आगे दिखाई दे रहा है कि ये बिंदु है, वह बिंदु है, सह बिंदु है। ये इस प्रकार रेखागणित की शुरुआत एक बिंदु से होती है, जो पेंसिल की नोक से बना सा चिन्ह है जिसकी कोई आकृति नहीं, कोई आकार नहीं, कोई क्षेत्रफल नहीं। इस प्रकार ये बिंदु होता है। तो इस प्रकार बिंदु की परिभाषा हो गई। आपको याद रखना है कि बिंदु की परिभाषा रेखागणित एक बिंदु से शुरू होती है और फिर बड़ी बड़ी आकृतियों का निर्माण होता है। बिंदु के बाद रेखा खंड आता है। जब एक बिंदु का निर्माण हो जाता है तो बिंदु के बाद दूसरा रेखा खंड आता है, जैसे ये बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु ब है, और इसको एक सीधी लाइन से मिलाने पर ये रेखाखंड बन जाता है। यानी समतल में स्थित ऐसे दो बिंदु जिसको सीधी लाइन से मिलाने पर जो एक आकृति बनती है, जो चौड़ाई रहित है, जिसकी चौड़ाई का मापन नहीं होता, केवल लंबाई का मापन होता है, चौड़ाई रहित है, इसका नाम रेखाखंड है। जिसके दोनों सिरे बिंदु स्थित है तथा जिसकी लंबाई निश्चित है। तो ये एक रेखाखंड है जिसको हमें रेखाखंड ए बोलते हैं, और इसको इस प्रकार दर्शा देते हैं
कि ये एवं रेखाखंड है। ये रेखाखंड है जिसके दोनों अंतिम सिरों पर बिंदु स्थित है और इसकी लंबाई सीमित है। रेखाखंड के बाद बिंदु, बिंदु के बाद रेखाखंड, रेखाखंड के बाद रेखा, रेखाखंड के बाद रेखा, यानी ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमने इसका नाम है रेखाखंड रखा था, जिसके दोनों सिरे सीमित लंबाई तक है, यानी इसके दोनों सिरों पर रेखा का एंड रेखा समाप्त होती है। इसकी रेखाई लंबाई और सीमित है, लेकिन जब इन दोनों सिरों पर आगे तीर के निशान के द्वारा हम ये संकेत करते हैं कि यह रेखा आगे अपनी सीमा से पार है, दोनों बिंदुओं से दोनों तरफ अनिश्चित तक लंबाई तक बढ़ती जा रही है, तब हम कहेंगे कि इसका नाम रेखा है। अब इसकी लंबाई जो है वो असीमित है। रेखाखंड की लंबाई सीमित थी, लेकिन ये जो रेखा है इसकी लंबाई असीमित है, क्योंकि ये अनंत लंबाई तक दोनों तरफ तीर का निशान बताता है कि इसकी लंबाई असीमित है। इसका नाम रेखाखंड है, जो दोनों बिंदुओं से आगे की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। बिंदु के बाद रेखाखंड हो गया, रेखाखंड के बाद रेखा हो गई, उसके बाद अगला बिंदु आता है किरण। जब कोई बिंदु ए है और उसे एक दिशा में एक रेखा तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित है, जिसकी एक दिशा में लंबाई सीमित है, उससे बिंदु ए से शुरू हो रही है, लेकिन दूसरी दिशा में जिसकी लंबाई असीमित चल रही है वो किरण कहलाएगी। एक बिंदु से निकलने वाली इस प्रकार की आकृति जिसकी एक दिशा में लंबाई असीमित हो और एक छोर का अंतिम बिंदु हो वो किरण कहलाएगी। और इस प्रकार रेखा, रेखाखंड, बिंदु और किरण, इनसे रेखाखंड की शुरुआत होती है। अब इसके बाद जब एक बिंदु पर दो किरणें मिलती है, तब इस प्रकार एक आकृति का निर्माण होता है और उस आकृति को रेखागणित में कोण नाम दिया गया है। इस प्रकार बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण, उसके बाद आगे आकृति का निर्माण हो जाता है। अगला बिंदु ये कोण का है, जिसमें कोण की परिभाषा, कोण के बारे में आपने तीसरी कक्षा से पढ़ना शुरू किया था। परिभाषा आपको याद होगी। आकृति के अनुसार इसकी परिभाषा बन सकती है कि एक बिंदु से दो किरणों के निकलने से बनी आकृति को कोण कहते हैं। यानी एक बिंदु है, उसे दो किरणें निकल रही हैं और उन दो किरणों के निकलने से जो आकृति बनती है
वो कोण कहलाती है। तो दूसरे प्रकार से आप इस प्रकार इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं कि एक बिंदु पर दो किरणों के मिलने से या निकलना शब्द बोल दें, या एक बिंदु पर दो किरणों के मिलने से ये इस बिंदु ए पर दोनों किरणें मिल रही है, तो एक बिंदु पर दो किरणों के मिलने से बनी आकृति को कोण कहते हैं। और इसको अगर इन आकार बिंदुओं का नाम ए बी सी रख दिया जाए, तब हम इसको एक ऐसी कोण की त्रिक के रूप में संकेतित करेंगे कि कोण बी ए सी का निर्माण हुआ है। ये बताता है कि कोण ए बी सी है जिसमें बिंदु ए पर कोण बन रहा है। ये जो बिंदु ए है ये इंगित करता है कि बिंदु जो मध्य में है उस बिंदु पर कोण का निर्माण हो रहा है, जिसका मापन डिग्री में होता है। तो इस प्रकार कोण का निर्माण हुआ। अब जब कोण का निर्माण हो जाता है तो रेखाखंड में अलग अलग प्रकार की आकृतियां का निर्माण होता है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज। कोणों के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। आपने पढ़ा होगा न्यून कोण होता है, समकोण होता है, आदिकोण होता है। तो इस प्रकार इन आकृतियों से तो यही यूक्लिड की अवधारणाओं में था। यूक्लिड ने सबसे पहले अवधारणा बिंदु पर दी थी कि एक बिंदु समतल में स्थित है, ऐसा चिन्ह है जिसका कोई आकार नहीं, कोई स्थान नहीं गिरता, कोई क्षेत्रफल नहीं होता, सपाट होता है। इसी प्रकार उसने रेखाखंड की परिभाषा दी थी कि एक बिंदु दो बिंदु के अंतिम छोर से जाने वाली एक सीधी लाइन जिसके अंतिम सिरे समाप्त हो बिंदु हो, रेखाखंड है। इसी प्रकार रेखा है जो दोनों बिंदु से निश्चित लंबाई तक आगे बढ़ाई जा सकती है। तो इन्हीं अवधारणाओं में यूक्लिड ने कहा था कि दो किरणों के एक बिंदु पर मिलने पर कोण का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार जब कोण का निर्माण होता है तो उसमें कोण का मापन डिग्री में किया जाता है और एक बिंदु पर अधिकतम 360 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। इसलिए जो भूगोल है उसमें पृथ्वी को एक बिंदु पर केंद्रित करके 360 डिग्री के अक्षांश और देशांतरों में विभाजित किया गया है। तो ये एक जो बिंदु है उस पर अधिकतम 360 डिग्री के कोण बनाते हैं और 360 डिग्री के विभाजन से कोणों का नामांकन और निर्माण होता है। इसी क्रम में ये कोणों का प्रकार है, उसमें पहला है नयन कोण। यानी कोणों का जो प्रकार है, कोण की परिभाषा हो गई, उसके बाद कोणों का प्रकार हुआ। उसमें कोण का पहला प्रकार है नयन कोण। और नयन कोण के बारे में आप काफी पहले पढ़ चुके होंगे और उसकी परिभाषा भी आपको याद होगी कि ऐसा कोण जिसका डिग्री माप 90 डिग्री से कम हो। हम इसी की परिभाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से कम डिग्री के कोण को न्यून कोण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि 0 डिग्री से लेकर के और 89 डिग्री
तक जितने भी कोण बनते हैं इसकी बीच की डिग्री में, वो सारे के सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे। यानी 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक 90 डिग्री के कोण का नामकरण अलग होता है। तो इसके बीच में 0 डिग्री से कोई छोटा कोण नहीं होता। 0 डिग्री से छोटा कोण तो ऋणात्मक होता है, जिसको हम धनात्मक माप में नहीं माप सकते। तो कोण का मापन 0 डिग्री से शुरू होता है। 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के कोण बीच में चाहे कितने डिग्री का कोण हो, 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, चाहे 10 डिग्री का हो, उन सभी कोणों का नामकरण न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। ये हो गई न्यून कोण की परिभाषा। यानी 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के बीच के जो कोण है उनको न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद इसका दूसरा बिंदु है समकोण। समकोण जो है कोण का दूसरा प्रकार, उसका एक नामकरण निश्चित है और उसकी डिग्री भी निश्चित है, यानी 90 डिग्री। पूर्णतः 90 डिग्री का जो कोण होगा उसको हम समकोण कहेंगे। और ये याद भी रखना है कि समकोण का मान 90 डिग्री होता है। परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसा कोण जिसका डिग्री माप 90 हो समकोण कहलाता है। समकोण का माप न तो 90 डिग्री से कम होता है न 90 डिग्री से ज्यादा होता है। बिल्कुल पूरा 90 डिग्री माप जो है वो समकोण कहलाता है। इसी क्रम में कोणों के तीसरे प्रकार में फिर आता है अभिकोण। अभिकोण तो अभिकोण क्या होता है, यानी 91 डिग्री से लेकर के और 189 डिग्री तक, यानी 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इनके बीच में जो मापन वाला डिग्री माप के जितने भी कोण बढ़ते हैं वो एक अभिकोण कहलाएगा। यानी 91 डिग्री से लेकर के 189 डिग्री के बीच में जितने भी कोण बढ़ेंगे 89 डिग्री तक, वो सारे के सारे अभिकोण माने जाएंगे और उसका मापन अभिकोण में होगा। अब अभिकोण के बाद चौथा बिंदु आता है सरल कोण, या इसका दूसरा नाम भी कई बार लिखा हुआ मिलता है और ऋजु कोण। तो ये सरल कोण और ऋजु कोण एक प्रकार का निश्चित माप का, जिस प्रकार 90 डिग्री समकोण होता है उसी प्रकार 180 डिग्री की माप का जो भी कोण है वो एक सरल कोण कहलाता है, क्योंकि ये सरलरेखा पर बनता है। जब भी हम एक सीधी सरलरेखा खींचेंगे और उस पर कोई बिंदु अंकित कर दें और इस O पर बनने वाला जो कोण है वो 180 डिग्री का बनेगा और इस 180 डिग्री के कोण का नाम सरल कोण रखा गया है। इसी प्रकार ये भी बताता है ये सरलरेखा हमें ये बात भी बताती है, दर्शाती है कि इसके सरलरेखा के दो पक्ष हैं। तो एक तरफ का जो कोण है 180 डिग्री है तो दूसरी तरफ का कोण भी 180 डिग्री है, और इस प्रकार दोनों तरफ के कोणों को मिलाकर के और एक वर्ताकार सर्किल वर्त का निर्माण हो जाता है। और जिस बिंदु पर कोण का निर्माण हो रहा है वो बिंदु उसके केंद्र में स्थित होता है। तो ये केंद्र बिंदु जो है वो 360 डिग्री के
कोण का निर्माण करता है 180 डिग्री का रेखा के एक तरफ और 180 डिग्री का रेखा के दूसरी तरफ। इस प्रकार ये जो रेखा है ज्योग्राफी में, भूगोल में इसको भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के बीच की रेखा के नाम से जाना जाता है और हम इसको संरेखित कोण के नाम से रेखांकित में जानते हैं। तो ये हो गया अपना समतल कोण या ऋजु कोण जिसका मापन 180 डिग्री होता है। उसके बाद अगला बिंदु आता है प्रतिवर्ती कोण या बृहत् कोण। या तो हम इसको प्रतिवर्ती कोण कर सकते हैं या बृहत् कोण कर सकते हैं जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। यानी 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम इसके बीच का जो कोण होता है उसको हमें प्रतिवर्ती कोण या वरीयत कोण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये डिग्री के आधार पर कोण का नामकरण हुआ है। तुम्हें याद रखना है कि डिग्री के आधार पर हमें कोण को किस किस नाम से जानते हैं और कितने डिग्री से कितने डिग्री तक के बीच का कोण किस नाम से होगा, उसके बाद का कोण किस नाम से होगा। इसी क्रम में आगे हमने एक सरलरेखा बनने वाले सरल कोण के बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ विशेषताएं हैं, उनसे फिर उन कोणों के नाम आधार पर उन कोणों का कुछ अलग से नामांकन होता है। जैसे ये सरलरेखा है भी और इसके बिंदु C पर ये सरल कोण बन रहा है और बिंदु C पर सरल कोण से हमें एक अन्य कोण बिंदु D से कोण DCB का निर्माण करते हैं। अतः इसके साथ ही ये कोण DBC बन रहा है, लेकिन इसके साथ ही इधर एक दूसरा कोण भी बन रहा है जिसका नामकरण DAC है, जिसका नाम DCA है। यानी एक तो DCB बन रहा है, दूसरा कोण DCA बन रहा है, जबकि दोनों कोण है विग्रह में मध्य बिंदु C है। तो दोनों कोण बिंदु C पर बन रहे हैं, लेकिन जब बिंदु D नहीं था, सीधी रेखाखंड नहीं खींचा, तब केवल C कोण एक सरल कोण था। लेकिन अब ये सरल के जो कोण है वो अन्य दो कोण में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार बनने वाले कोण, इसका नामकरण कर दिया कोण X और Y। कोण X और कोण Y आसन कोण कहलाते हैं। यानी दोनों कोण बिंदु C पर बने हैं, तो और दोनों कोणों में सीधी भुजा ओवेनिस्ट भी है। तो इस प्रकार बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आसन कोण कौन से होते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब दो कोणों में कोई भुजा ओवेनिस्ट हो तो वे दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। इन आसन कोणों के साथ साथ इसका
एक अलग नाम भी है, ये सरेखी युग्म भी कहलाते हैं, क्योंकि युग्म का जोड़ा होता है और सरेखीय का कि एक सरेखा पर बन रहे हैं। तब इन दोनों कोणों को हमें सरेखी युग्म कहेंगे, क्योंकि ये सरेखा पर बनने वाले दोनों कोण हैं और एक साथ बने दोनों में एक भुजा विशिष्ट भी है, तो आसन कोणों के साथ साथ इसको हमें एक सरेखी कोण का युग्म भी कहेंगे। तो वे और ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक भी होंगे, सरेखी युग्म भी है, आसन कोण भी है और संपूरक कोण भी है। तो इस प्रकार संपूरक कोण क्या होते हैं? वे दो कोण जिन दोनों का मान है 180 डिग्री के बराबर हो, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी वे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री के बराबर हो, वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण भी है। अगर x का मान 70 डिग्री है तो y का मान 110 डिग्री होगा, क्योंकि संपूरक कोणों का डिग्री माप है वो 180 डिग्री होता है, और जब ये 70 डिग्री का मान है तो y 110 डिग्री में कन्वर्टेड हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों का मान 180 डिग्री हुआ, तो वे कोण x और कोण y एक दूसरे के संपूरक कोण है, सरेखी युग्म है, क्योंकि एक सरेखा पर बनने वाले हैं। आप इसको सरेखी युग्म भी कर सकते हैं और संपूरक कोण भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो यूक्लिड की ज्यामिति है, जिसमें यूक्लिड की अभिधारणा है, अभिधारणा से पहले हमें रेखागणित में रेखाओं का प्रयोग है, इससे बनने वाली जो आकृतियां हैं उसके बारे में, जब कोणों के प्रकार के बारे में, संपूरक कोण, आसन कोण, इनके बारे में अच्छी प्रकार पढ़ लेंगे, तब हमें आगे जाकर के रेखागणित समझ में आएगी।